कक्षा में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप होमवर्क में बहुत व्यस्त थे। आपको होमवर्क मिल चुका था और मुझे आशा है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा और ये भी पूर्ण विश्वास है कि उसको याद भी किया होगा। अब हम समर वेकेशन के बाद दोबारा से कक्षा में फिर उपस्थित हैं आपके सामने। हम लेकर के आए हैं हिंदी, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा लेसन है प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि छठा लेसन। उसको किस लेखक ने लिखा, हम उस लेखक का आपको जीवन परिचय करवाते हैं। लेखक परिचय है यहाँ पर। जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं वो किस लेखक ने लिखा, उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। उनका नाम हरिशंकर परसाई जी है और उनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1922 में। 22 अगस्त 1922 में। उनका जन्म स्थान कौन सा था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का जमानी गांव, जहां पर वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा एमए तक की। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया, यानी कि उनकी जो एमए थी वो हिंदी से थी। हिंदी विषय से उन्होंने एमए किया। उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन यानी कि वो कहीं पर अध्यापक बन गए। अध्यापन करते हुए ही उन्होंने जबलपुर से एक वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिस पत्रिका की हिंदी जगत में काफ़ी सराहना कहते हैं, चर्चित होना, बहुत चर्चा हुई है उसकी। और इन्होंने बहुत जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आने के बाद बार बार इनका ट्रांसफ़र यानी कि इनका स्थानांतरण होता रहता था, जिसके कारण इन्होंने अध्यापन कार्य से तंग आकर उसको छोड़कर स्वतंत्र कार्य करने लगे। स्वतंत्र कार्य का मतलब है यानी कि उन्हें लेखन कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद है वो विशेषकर किस नाम से जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो एक व्यंग्यकार लेखक है। हिंदी भाषा में या देसी या आंचलिक भाषा में व्यंग को कहते हैं ताना मारना, छीटा कसी करना, पंक्ति कसना। तो यहाँ पर ये व्यंग्यकार लेखक थे। इनका व्यंग चाहे वो भ्रष्टाचार हो, पाखंड हो, अंतर विरोधी हो, बेईमानी हो, रिश्वतखोरी हो, इस प्रकार के जो मुद्दे होते थे उनके ऊपर वो व्यंग करते थे। अभी पाठ में जो इस पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, उन फटे जूतों के ऊपर भी इन्होंने व्यंग किया है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की साधारण पोशाक के ऊपर भी इन्होंने व्यंग किया है। परसाई जी जबलपुर में बस गए, जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से कई वर्षों तक उन्होंने पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। आर्थिक कठिनाइयाँ इनके सामने बहुत आई, धन का अभाव रहा, पत्रिकाएं निकालनी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें धन तो चाहिए और वो धन का इनके पास बहुत अभाव था। वसुधा नामक पत्रिका निकालते रहे, धन के अभाव में कठिनाइयों से जूझे और अंत में आकर के इन्हें वो पत्रिका बंद करनी पड़ी। परसाई जी की रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर, एक इनकी विशेष पुस्तक रही है विकलांग श्रद्धा का दौर, के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी ने इनको पुरस्कार दिया। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें 21,000 रुपये व पुरस्कार प्रदान किया, जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर यानी कि जहाँ पर ये जबलपुर रहते थे वहाँ आकर के दिया। इन्हें 20,000 रुपये के चकलस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। परसाई जी प्रगतिशील संघ के प्रधान भी
रहे। हिंदी व्यंग लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में प्रसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1995 में आकर इनका देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं जो इन्होंने हिंदी जगत को दी हैं, प्रसाई जी का हिंदी व्यंग साहित्य में अनूठा योगदान रहा है। सुप्रसिद्ध पत्रिका सारिका में इनका सदम तुलसीदास चंदन से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इन सामाजिक विकृतियों को इन्होंने सदा के लिए अपने व्यंग का विषय बना लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। निबंध हैं इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीर, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ये इनके निबंध हैं। इनकी भाषा शैली को जैसे आप पहले ही जान चुके हैं कि ये व्यंग्यकार लेखक थे। व्यंग जी की भाषा अत्यंत व्यवहारिक तथा सामाजिक थी, किंतु इनके व्यंग बाण बहुत तीखे थे। जो एक बार ये बोल देते तो चुप जाते थे। तो उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते लेख में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी थी उसके ऊपर भी फटे हाली का यथार्थ अंकन किया है। यानी कि जो वेशभूषा मुंशी प्रेमचंद जी की थी वो साधारण जीवन जीने वाले हिंदी सम्राट कार कथाकार जो सर्वश्रेष्ठ स्थान जिन्होंने प्राप्त किया उनके ऊपर भी इन्होंने व्यंग किया था। लेखक ने ऊपर उपहास, आग्रह, अनुपातिक, प्रवर्तक जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनके साथ साथ फोटो, कैनवस, पोशाक, एहसास, क्लिक, ट्रेजेडी, बराबर आदि विदेशी तथा पन्हैया, पत्री और देशज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। हौसले पस्त होना, चक्कर काटना आदि तेज तर्रार मुहावरों का भी इन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया है। लेखक की शैली व्यंग्यात्मक है, जिसमें कहीं कहीं चित्रात्मकता के भी दर्शन होते हैं। जैसे उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते एक कहानी लिखी और उस कहानी के ऊपर उन्होंने व्यंग किया। कहानी को इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि जब पाठक कहानी को पढ़ता है तो उसके सामने वो चित्र उभर कर सामने आते हैं, वो उससे रूबरू होते हैं कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उस कहानी के अंदर एक दृश्य उभर रहा है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व का वह शब्द चित्र उनके रूप को स्पष्ट कर देता है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनने से टोपी का एक छोर, एक किनारा कान के ऊपर और दूसरा दूसरे कान के ऊपर। टोपी पहनने के बाद उनको ये पता नहीं लगता था कि मैंने टोपी सीधी पहनी है या नहीं पहनी। उनकी पोशाक फटी मैली कुचैली धोती, फटा हुआ एक तंग कुर्ता, पाँव में जो जूता पहना है कैनवस का उसका दाएं हाथ का पैर का अंगूठा फटा हुआ है, लेकिन वो फिर भी मस्ती से पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अभी आगे जो इसका कहानी का सार है मैं आगे कहानी में आपको बताऊंगी। कनपटी उनकी चिपकी हुई है क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते और ये कनपटियाँ उनकी चिपकी हुई। गालों की हड्डियाँ उभर कर चेहरे पर आ गई थी, चेहरे के ऊपर घनी मूछें थी जिससे वो हड्डियाँ ढक जाती थी। इस प्रकार उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा थी, सहज सरल भाषा थी। प्रत्येक पाठक उनकी भाषा को आसानी से समझ लेता है। भाषा होते भी किसी स्थिति पर कटाक्ष करने में सक्षम। भाषा इतनी सरल थी कि पाठक की समझ में एकदम से आ जाना और उस पर अपने हाव भाव, अपने विचारों की जो सामंजस्य है वो अपने मन में बिठाना, ऐसा पाठकों के सामने वो चित्र प्रस्तुत करते थे। अंत में इस महान लेखक का अभी मैं पहले भी बताया है कि 1995 में इनका देहांत हो गया। उसके बाद अब ये जो लेखक परिचय
लेखक परिचय मैंने आपको बताया, तो इस लेखक परिचय में क्या हुआ कि आपने इस लेखक के बारे में समझा। ये लेखक परिचय जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब आगे चलती हूँ मैं। इन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है प्रेमचंद के फटे जूते, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हरिशंकर परसाई जी ने जो मुंशी प्रेमचंद जी को लेकर के लेख लिखा है, उस पर बहुत अच्छा मैं व्याख्यान करती हूँ। चलिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने उभर कर आता है। मान लीजिए हमारे सामने प्रेमचंद का चित्र लगा हुआ है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की एक टोपी है। कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी हुई है। गालों की जो हड्डियां हैं वो उभर कर बाहर आ गई, लेकिन चेहरे पर घनी मूछें हैं, ज़्यादा मूछें हैं, जिससे उनका चेहरा भरा भरा लगता है। पाँवों में कैनवस एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही होता है, जिसके जूते बनते हैं, जो तिरपाल वगैरह बनती है, जूते हैं जिनके बंद, जूतों में डालने वाले जो बंद होते हैं बेतरतीब कहते हैं, बेढंगा। बेतरतीब जो होता है वो होता है बेढंग, यानी कि बिना करीने के। बेढंग यानी कि बेढंग से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर जो बंद के सिरों पर एक लोहे की पतरी लगी होती है वो निकल चुकी होती है, और छेदों में जो बंद डालने से बहुत परेशानी होती है। अब बंद जैसे तैसे उन्होंने कस लिए। दाहिने पांव का जूता फटा हुआ है, यानी कि दाहिने पांव के जूते की जो जगह है जहाँ पे अंगूठा है वो निकला हुआ है। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। मेरी मतलब यानी कि लेखक की। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की जब इनके पास ये पोशाक है तो घर में पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें हो ही नहीं सकती, क्योंकि पोशाकें बदलने के लिए भी तो एक गुण होना चाहिए, और वो गुण इस आदमी में है नहीं। ये जैसा है वैसे में ही फोटो खिंचवा रहा है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ तो क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यक पुरखे यानी कि जिस साहित्य को उन्होंने अपना योगदान दिया, तुम्हारा जूता फट गया है, अंगुली बाहर दिख रही है, यानी कि वो उन पर व्यंग कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा, संकोच या कोई झेप नहीं है? क्या तुम इतने भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे करके खींच लेते ताकि ये पाँव का अंगूठा ढक जाता, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। बेपरवाही कहते हैं बिना कोई संकोच, उसके निश्चितता जिसको बोलते हैं। बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज यानी कि तैयार हो जाओ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर लाए होंगे कि बीच में ही क्लिक, फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू बोल दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, फिर भी तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, मुझे इसमें उपहास लगता है, एक व्यंग लगता है। यह कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर भी हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो कम से कम जूते तो पहन लेते, तभी फोटो खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, पत्नी ने आग्रह किया हो कि चलो फोटो खिंचवाएं, तुम अच्छा चल भाई कहकर फोटो पे के खिंचवाने के लिए चल पड़े होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते नहीं हैं। फोटो खिंचाने को भी जूते नहीं हैं। ये एक संकट ही है होगा इनके पास, खिंचाने की तो बात ही ना पूछो।
मैं तुम्हारे यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर तक महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? जैसे अभी तुम्हें देखकर मैं खुद ही रो पड़ना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी को देखकर, उनके पहनावे को देखकर, उनकी सादगी को देखकर लेखक का कलेजा ही फटने लगा है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग एकदम मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर्दी खाई कर लेते हैं, मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक भी उधार मांग ली जाती है। तुमसे जूते मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल सकती है। जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम नहीं। अब देखिए, यहाँ से इस कहानी को बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए। टोपी 8 आने में मिल जाती थी और उस समय में जूता भी 5 रुपए से कम नहीं रहा। जूता हमेशा टोपी से कीमती है, क्योंकि जूता ताकत का प्रतीक है और टोपी इज्जत का प्रतीक है। जब जूता अपनी ताकत दिखाता है तो इज्जतदार यानी कि जिसके सिर पे टोपी होती है वो भी झुक जाता है। अब जूते की कीमत और बढ़ गई होगी। एक जूते पर तो 2500 टोपियां न्यौछावर होने लगी। जूते की कीमत मत पूछो। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता, इतनी तेजी से कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक कहता है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फटा हुआ है। अंगूठा जो है जमीन से खिसता हुआ चलता है और पैनी मिट्टी की रगड़ खा खा कर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली कभी बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी और अंगुली बाहर दिख रही है पर पाँव तो सुरक्षित है, पाँव में तो चोट नहीं लगती, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहा तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते क्योंकि उंगली से, जूते से तुम्हारा अंगूठा बाहर दिख रहा है, इसलिए तुम्हें पर्दे की तरफ से भी निशान पहुंचा। और मैं तो पर्दे पर कुर्बान हो गया। मेरा जूता नीचे से घिस गया, चलते चलते पाँव लहूलुहान हो गया, लेकिन मैं पर्दे पर मरता हूँ। मेरा ऊपर से जूता ठीक है। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह कभी भी ना खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले भी पस्त कर देती है, मुझे हरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होली का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात नील गाय हल्कू का खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक, अरे तुमने जनता के दिल में इतनी जगह बनाई है, लेकिन तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुमने तो केवल लेखनी चलाई है। क्या बहुत चक्कर काटते रहते थे? क्या बनिए के तकादा कहते हैं आकर के प्रेशर डालना, जोर डालना कि मुझे कल तक चाहिए। बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ था।
उन्होंने कहा भी था, आवत जात पन्हैया घिस गए बिसर गयो हरि नाम, कि मेरा जूता तो आने जाने में ही घिस गया और मेरा पूरा ध्यान आने जाने में ही लगा होता था, इसलिए मैं प्रभु का नाम भी भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको परे करे सलाम, यानी कि जो हमें दुख देते हैं, वक्त के ऊपर जो लोग हमें दुख देते हैं, अंत में हमें उन्हें ही सलाम करनी पड़ती है, उनके सामने झुकना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मार मार कर चले होंगे। कोई चीज जो दर परत दर जमी हुई सदियों से थी, उसे तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर, यानी कि रास्ते के अंदर आने वाली रुकावट को टीला कहा गया है, टीले पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा, वो अपनी ताकत आजमाई होगी। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। कई नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं। जो पहाड़ नहीं फोड़ सकती, वो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, वो दूसरे रास्ते से निकल जाती हैं। तो तुम भी अपना रास्ता बदल देते हो। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी चल सकती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी एक उपन्यास का पात्र था, जो नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। मुक्ति कहते हैं आजादी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित कहते हैं, घृणा, यानी कि जो घृणित है वो घृणित, किसी से घृणा करने योग्य। घृणा करने योग्य। और तुम्हें, यानी कि तुम उससे घृणित हो समझते, उसके तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते थे। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, पर उन्होंने टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय और मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते, जो हरिशंकर प्रसाई जी ने अपनी रचना को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उसका मैंने आपको सार बताया है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप अपना ये हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय और कहानी का सार याद करिए। धन्यवाद।